बदसूरत और खूबसूरत बहू की मुंह दिखाई। अरे बाप रे, ये मैंने क्या देख लिया? ये सपना है या हकीकत है? कोई मुझे बचाओ। कॉलेज में चुड़ैल कहाँ से आ गई? रागिनी का आज कॉलेज में पहला दिन है। दरअसल रागिनी का रंग सांवला, दांत थोड़े बड़े, आंखें छोटी और हाइट कम है। वो देखने में थोड़ी अजीब लगती है, जिसकी वजह से लोग उसे बदसूरत कहते हैं। बचपन से लेकर अब तक इस बदसूरती का ताना रागिनी सहती आई है, और आज जब कॉलेज में उसका पहला दिन है तो कॉलेज स्टूडेंट भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करते हैं। अरे यार, ये हमारे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं हो सकती। अरे सच में यार, ये तो कोई भूत है। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। पंकज को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखकर बाकी सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं, और इस तरह नितिन, पंकज और कॉलेज के बाकी बच्चे मिलकर रागिनी की रैगिंग करने लगते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? नहीं मतलब, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? कौन सी क्रीम लगाती हो? कॉलेज स्टूडेंट रागिनी को घेर लेते हैं। दिव्या उसका बैग छीनती है। जैसे ही रागिनी अपना बैग पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वो दिव्या के पैर से टकराकर नीचे गिर जाती है। इधर कहीं दूर खड़ा राघव ये सब कुछ देख रहा होता है। आज फिर इन बदतमीज स्टूडेंट्स को किसी नए बच्चे को चुड़ाने का मौका मिल गया है। पता नहीं कौन बेचारा फंसा है आज इनके हाथों में। चलो, मैं चलकर देखता हूँ। जैसे ही राघव वहां आता है, रागिनी उसे जमीन पर गिरी हुई मिलती है। उठिए, आइए। राघव रागिनी को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जिस कॉलेज के बच्चे रागिनी के साथ रैगिंग कर रहे हैं, भला रागिनी उन पर भरोसा कैसे कर सकती है? वो राघव को भी बाकी सबकी तरह ही समझती है। उसका हाथ पकड़ने से मना कर देती है। डोंट वरी, मैं इस गैंग में शामिल नहीं हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मेरे जैसी बदसूरत इंसान की किसी को क्या ही जरूरत, और आप मेरी मदद क्यों करोगे? सबसे पहले तो आप रोना बंद करो। और किसने कहा आप बदसूरत हो? मेरी नजरों से देखो, आप तो बहुत खूबसूरत हो। इनफैक्ट आपसे खूबसूरत लड़की तो इस पूरे कॉलेज में कोई है ही नहीं। आंखें हैं मेरी, और मुझे दिखाई भी देता है। ये कहकर रागिनी वहां से चली जाती है, लेकिन राघव सच में पहली नजर में रागिनी पर दिल हार बैठता है। अब आपको कौन बताएगा, इस दिल की आंखों ने आपको कितना खूबसूरत बना दिया है। रागिनी तो सीधा क्लासरूम में चली जाती है, और जैसे वो बचपन से लेकर अब तक अलग सीट पर बैठकर पढ़ाई करती आई है, कॉलेज में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। रागिनी के पास कोई नहीं बैठता। रागिनी चुपचाप अपनी क्लास अटेंड करती है, कैंटीन में अकेले ही खाना खाती है और फिर सीधा घर लौट आती है। बचपन से लेकर अब तक रागिनी की ना तो कोई लड़की दोस्त है और ना ही लड़का दोस्त। बच्चे इसके पास आना भी पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ राघव है जो मनी मन रागिनी को पसंद करने लगता है। कॉलेज खत्म होने के बाद रागिनी घर लौटती है। आ गई मेरी बिटिया रानी, कैसा रहा आज तेरा कॉलेज का पहला दिन? रागिनी कुछ नहीं बोलती, बस उसकी खामोशी उसकी माँ पहचान लेती है। कैसा ही रहा होगा, आपको तो पता ही है ये दुनिया कितनी जालिम है। ये मेरी बच्ची को कहाँ शांति से जीने देती है। वही हंसी मजाक ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन बेटा तो इन सब से हताश मत होना। अपनी माँ की बातों से रागिनी को हौसला मिलता है। हाँ मम्मी, बचपन से यही तो करती आई हूँ मैं। लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हूँ, लोगों की बातों पर ध्यान देने के लिए नहीं। अपनी बेटी की हिम्मत देखकर दोनों माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है। खाना बन चुका होता है। तीनों साथ में बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। रागिनी बिना दूसरों की बातों पर ध्यान दिए हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक तरफ कॉलेज में कोई भी रागिनी को पसंद नहीं करता, तो दूसरी तरफ राघव है जो हमेशा उसके आने का इंतजार करता है। राघव बहाने से रागिनी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रागिनी उसे कोई भाव नहीं देती, क्योंकि उसे लगता है कि सब लोग मिले हुए हैं और सबका मकसद सिर्फ उसका मजाक बनाना ही है। ऐसे ही एक दिन रागिनी कैंटीन में बैठकर लंच बॉक्स से खाना खा रही होती है कि तभी राघव वहां आ जाता है। ये इतनी अच्छी खुशबू आपके खाने से आ रही है कि सच बताऊं, मुझसे यहाँ आए बिना रहा ही नहीं गया। वैसे क्या लाई हो आप लंच में? इतना कहते ही राघव रागिनी का लंच बॉक्स अपनी तरफ कर लेता है और उसमें से खाना खाने लगता है। वाह, क्या स्वाद है! ये खाना आपने बनाया क्या? सच में यार, वो इंसान तो काफी लकी होगा जो आपसे शादी करेगा। उसे रोजाना आपके हाथों का इतना स्वादिष्ट खाना खाने को जो मिलेगा। राघव की बात सुनकर रागिनी हंसने लगती है। रागिनी को कॉलेज जाते हुए 4-5 महीने हो गए हैं। आज पहली बार राघव ने रागिनी को ऐसे हंसते हुए देखा है। राघव तो खाना पीना छोड़कर बस रागिनी को ही देखने लगता है। तुम ऐसे ही हंसती रहो यार, हंसते हुए सच में बहुत प्यारी लग रही हो। राघव की बात सुनकर रागिनी चुप हो जाती है। आप पहले इंसान हो,
जिसने मेरी हंसी की तारीफ की है, इनफैक्ट जिसने मुझे खूबसूरत बताया है। वरना मैं तो बचपन से लेकर आज तक यही सुनती आई हूँ कि मैं बदसूरत हूँ। मुझसे कौन शादी करेगा, मुझे कौन पसंद करेगा। अब मैंने बता दिया ना कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो अपने दिमाग से ये बदसूरत वाला वर्ड डिलीट कर दो, ओके। राघव पहले तो रागिनी के साथ फ्लर्ट करता है, जो रागिनी को अच्छा लगता है, लेकिन वो बताती नहीं और बस धीरे धीरे ऐसे ही उनकी बातचीत बढ़ती है। राघव अपने टैलेंट से रागिनी को बिल्कुल कंफर्टेबल कर देता है। अब तो रागिनी कॉलेज आते ही राघव के साथ दिखाई देती है। दोनों क्लास में एक साथ बैठते हैं, खाना साथ खाते हैं और उसके बाद घर भी एक साथ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर दूसरी तरफ राघव के बड़े भाई रोहित की नई नई जॉब लगी है, जहां पर ऑफिस में उसे एक लड़की पायल पसंद आ जाती है। भाई क्या सोच रहा है? जब तुझे वो लड़की पसंद है, तू उसे एक तरफा प्यार करता है, तो उसे बता क्यों नहीं देता? देख, कल को अगर कोई और उसे प्रपोज कर देगा तो फिर मेरे सामने आकर रोना मत। यार ऐसा मत बोल, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? भाई तेरा दोस्त हूँ, तभी तो ये कह रहा हूँ। चल आज जाकर उसे प्रपोज कर दे और बाद में उसे मेरी भाभी बना देना। अंकुश की बात सुनकर रोहित सोचने लगता है। ठीक है, फिर आज शाम को पक्का प्रपोज करूंगा। दोनों दोस्त ऑफिस में अपने काम पर लग जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, सभी एम्प्लॉय ऑफिस से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। एक पायल है जो कंप्यूटर पर अपना काम करती रहती है। तभी अंकुश इशारों में रोहित से कहता है, देख भाई, मौका भी है, दस्तूर भी, तो तू किस चीज का वेट कर रहा है? आज तो प्रपोज कर ही देना। अंकुश की बात सुनकर रोहित सीधा पायल के पास जाता है। हेलो, हाय, क्या कर रही हो? आपका काम नहीं हुआ क्या अभी तक? मैं कुछ हेल्प करूं? प्लीज, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है। पायल वेबसाइट रिकॉर्डिंग का काम कर रही होती है और किसी इशू की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, जबकि बॉस ने कहा था कि ये किसी भी हालत में आज कंप्लीट होना चाहिए। रोहित और पायल दोनों मिलकर इस काम को करते हैं, लेकिन उन्हें ऑफिस में ही 9 बज जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा काम हो गया, लेकिन आप तो घर जाने में लेट हो गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। दोनों पास के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रोहित बिल पे करता है और बाद में जब एक दूसरे को बाय बोलने का टाइम आता है, तभी रोहित थोड़ा चुप सा हो जाता है। क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? अगर कुछ बात है तो बोलो। हाँ, कहना तो चाहता हूँ, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, तुम बोलो। दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले दिन से ही मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम पर फिदा हो गया हूँ। कई दिनों से तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। हाव भाव तो बताते थे, लेकिन जब तक आप खुद आकर कंफर्म नहीं करते तो मैं कैसे मान लेती? क्या तुम भी? हाँ, नहीं तो क्या। दोनों एक दूसरे से दिल की बात बता देते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन पहल किसी ने नहीं की थी। आज रोहित ने प्रपोज किया तो पायल ने भी हाँ कर दी और अब इन दोनों की भी लव लाइफ ट्रैक पर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर संडे वाले दिन दोनों भाई देर से सोकर उठते हैं। तुम दोनों रात में नहीं सोए थे जब 11 बजे उठे हो? अरे मम्मी, एक ही दिन तो होता है छुट्टी वाला, बस जितनी नींद ली जाए ले लो, यही सोचता है इंसान। वो सब तो ठीक है, नाश्ते का बताओ क्या करना है? तभी अपने कमरे से बाहर आता हुआ राघव कहता है, मम्मी मैं तो आज आलू के पराठे खाऊंगा। बहुत दिन हो गए आलू के पराठे नहीं खाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी गर्मी में आलू के पराठे मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुझे तो पकौड़ा, कढ़ी और साथ में चावल खाने हैं। भाई तुम दोनों शर्म करो, बड़े हो गए हो। राघव, तेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा 12 महीने में, और रोहित तेरी तो जॉब लग गई है। तुम दोनों कब तक मुझसे ही अपनी फरमाइशें पूरी करवाओगे? अब इस घर को बहू की सख्त जरूरत है। जल्द से जल्द शादी कर लो दोनों, मुझे भी अपनी बहुओं का सुख लेना है। सुधा की बात सुनकर मोहन हंसते हुए कहता है, भाई अपने राजा बेटा से हाँ करा दे, रिश्ता तो मैं आज ही देख लूंगा। मम्मी, मेरा रिश्ता देखने की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने तो अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। ये तो भाई और भी अच्छी बात है, हमारा काम खत्म हो गया। और राघव, तूने क्या सोचा है? राघव शर्माते हुए कहता है, मैंने भी अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। आप उससे मिलोगे तो आपको वो बहुत पसंद आएगी। क्या बात है, बड़ा विश्वास है अपनी पसंद पर। मम्मी, वो है ही इतनी प्यारी। भाई हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो न्यू जनरेशन के बच्चों के पेरेंट्स हैं। जहाँ हमारे बच्चे खुश वहाँ हम खुश।
पर मैं अब शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। इसीलिए तुम दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से कह दो कि जल्द से जल्द घर वालों से बात करें और हम जल्दी ही रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर राघव रागिनी से शादी के बारे में बात करता है तो वहीं रोहित पायल से कहता है, हे रागिनी, देखो अब तो हमारा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा। मेरी मम्मी चाहती हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। अभी तुम्हारी मम्मी ने मुझे देखा नहीं है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जब भी मुझे देखेंगी तो बदसूरत कहकर रिजेक्ट कर देंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी मम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तुम देखना, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। राघव रागिनी को समझाता है। उधर रोहित ने भी पायल से शादी के बारे में बात कर ली है। पायल अपने घर में बताती है और सभी लोग इनकी शादी के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ रागिनी का रिजल्ट आ जाता है। रागिनी ने अपनी क्लास में अच्छी रैंक हासिल की है। उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी पड़ोसन पिंकी की एंट्री होती है। हाँ भाई, रिजल्ट तो रागिनी के शुरू से ही बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन तुम ये तो देखो, रागिनी से छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई और आप इसकी शादी करोगी कब? बहन जी, कर देंगे शादी भी। अभी तो कॉलेज कंप्लीट हुआ है इसका। हाँ, तुम तो ऐसे ही कह रही हो जैसे इसके इंतजार में 100 लड़के बैठे हो। अरे शादी करेगा कौन इस जैसी बदसूरत लड़की से? तुम्हें तो भाई बचपन से ही इसके लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए था। पिंकी की बात इतनी कड़वी होती है कि वो सविता का कलेजा चीर देती है और रागिनी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता हो या ना हो, मैं आपसे ये बातें सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। भगवान के लिए आप मेरे घर से चली जाइए। राजेश पिंकी को 4 बातें सुनाकर वहां से भेज देता है। इधर राघव रागिनी से फोन पर बात करता है। हे रागिनी, तुमने मम्मी पापा से मेरे बारे में बताया क्या? दरअसल मेरे मम्मी पापा कल तुम्हारे घर आ रहे हैं रिश्ता लेकर। नहीं, मैंने नहीं बताया। तुम आकर खुद ही बात कर लेना। ये कहकर रागिनी फोन रख देती। अगली सुबह होती है। रागिनी अपने मम्मी पापा से राघव के बारे में जिक्र करती है और राघव के बारे में सुनकर दोनों को बहुत खुशी होती है। इधर राघव के मम्मी पापा घर आने वाले होते हैं तो ये लोग तैयारी कर देते हैं। थोड़ी देर में दोनों घर आ जाते हैं। भाई ये सब तो ठीक है, हमें अपनी बहू से तो मिलवाओ। सविता रागिनी को लेकर आती है। रागिनी को देखकर एक बार तो सुधा चौंक जाती है, लेकिन फिर अपने बच्चे की तरफ देखती है। राघव रागिनी को देखकर बहुत खुश होता है। भाई मुझे तो लड़की पसंद है। देखो, जिसमें हमारे बच्चे खुश हैं, हम भी उसी में खुश है। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बस हमें तो आप जल्दी से शादी की डेट दे दो, फिर शादी गांव में करेंगे। दोनों फैमिली एक साथ बैठकर अगले हफ्ते शादी की डेट फिक्स करती हैं। दूसरी तरफ सुधा और मोहन पायल के घर वालों से मिलकर एक ही दिन की शादी फिक्स करवा लेते हैं। शादी की तैयारियों में एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। फाइनली रोहित, पायल और रागिनी राघव की शादी हो जाती है। आज इन दोनों का गृह प्रवेश होता है। सुधा बहन, तुमने तो गृह प्रवेश की रस्म में बहुत देरी कर दी। देखो ना, ये तो खाना बनाने का टाइम है। भाई मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, तुम कर लो रस्म, हम सुबह आएंगे मुंह दिखाई में। हाँ चाची बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी घर पर जाकर काम करना है। रस्म में थोड़ी देरी हो जाती है, जिसकी वजह से घर पर आई हुई सभी पड़ोसनें नाराज होकर पहले ही चली जाती हैं। इधर सुधा अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। बेटा, तुम दोनों दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो और ये आलते के छाप इस कपड़े पर लगाओ। सुधा कलश गिरवाकर दोनों बहुओं के हाथ और पैरों की छाप लेती है। उसके बाद आरती उतारकर तिलक लगाकर उन्हें घर में बुलाती है। भाई अब तक तो मैंने घर को अकेले संभाला है, लेकिन अब तुम दोनों आ गए हो तो खुद से संभाल लेना। वैसे भी घर की शादी में इंसान बहुत थक जाता है। तो भाई सब सो जाओ, बाकी की रस्में सुबह देखेंगे। सुधा दोनों बहुओं को उनके कमरे में छोड़कर आ जाती है। यार, लगी नहीं रहा कि तुम मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी बनकर बैठी हो। हाँ, सच में ऐसा लग रहा है कि हम कोई खूबसूरत सा सपना देख रहे हैं। रोहित और पायल आपस में प्यार भरी बातें करते हैं। इधर राघव रागिनी से कहता है, हे देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं और उनको तुम बहुत पसंद आओगी। हाँ सच में, मैं तो हैरान हूँ। एक तरफ जहाँ मैं बदसूरत बदसूरत सुनकर बड़ी हुई हूँ, वही तुम्हारे परिवार वाले हैं जिन्होंने मुझे पहली ही नजर में पसंद कर लिया। सच में तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और उनकी परवरिश ही है जो तुम इतने अच्छे हो। राघव और रागिनी भी ऐसे ही प्यार भरी बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। मोहन और सुधा हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। भाई आज तो दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने तो दोनों के लिए सोने की अंगूठी बनवाई है। मैं तो सुनार के पास से लेकर आ रहा हूँ और तुम भी जल्दी से काम खत्म कर लो, फिर औरतें आने जाने लगेंगी।
वैसे भी गांव में तो सभी औरतें आती हैं नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए। वैसे तो रोहित और राघव का परिवार शहर में रहता है, लेकिन शादी की वजह से ये लोग गांव में आ गए थे और अब इन दोनों की जॉब भी गांव से कुछ जरूरी प्रोजेक्ट्स पर चल रही है, तो इन्होंने अगले कुछ महीने यहीं रहने का डिसीजन लिया है। आज दोनों बहुओं की मुंह दिखाई है। मोहन की बात सुनकर सुधा कहती है, मैं सोच रही थी कि मुंह दिखाई की रस्म रहने देते हैं। आपको तो पता ही है ये गांव है। गांव की औरतें पायल को तो अच्छा बताएगी और हमारी रागिनी में नुक्स निकालेंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बहू को कुछ कहे, इसलिए मैं ये रस्म करूंगी ही नहीं। भाई देख लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें लगे ठीक वैसा करो। रागिनी की वजह से सुधा बहुओं की मुंह दिखाई वाले फंक्शन को कैंसिल करती है। दोपहर के समय सुधा अपने घर के बाहर खड़ी होती है, तभी वहां से पड़ोसन पूनम गुजरती है। सुधा बहन, आज तो तुम्हारी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म है ना? क्या हुआ? तैयारियां तो मुझे कुछ दिख नहीं रही। अरे बहन, क्या मुंह दिखाई की रस्म? तुम्हें तो पता ही है कि हमारा ये गांव वाला घर काफी पुराना हो गया है। अब इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं। शादी की तैयारियों में पहले से इतना थक गई हूँ, तो मुझ में अब हिम्मत ही नहीं बची है। कभी फिर कर देंगे रस्म। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मुंह दिखाई की रस्म तो शादी के पहले दिन ही होती है। पूनम ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। रास्ते में उससे सुजाता और उसकी बहू निकिता मिलती हैं। क्या बात है पूनम, लगता है सबसे पहले नंबर लगाया सुधा की बहू को देखने में। वैसे कैसी लगी तुम्हें उसकी बहू है? अरे मैंने कब देखी? और फिर जब मुंह दिखाई की रस्म होगी तो तुम लोगों को पता नहीं लगेगा क्या? चाची, मैंने तो सुना है कि उनकी छोटी बहू बदसूरत है, सांवली सी है, जिस वजह से ये मुंह दिखाई की रस्म नहीं करवा रहे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। पड़ोसन आपस में ऐसी बातें बनाने लगती हैं और ये खबर सुधा के कानों में पहुंचती है। अरे तुम क्यों परेशान हो? जिसको जो कहना है वो कहेगा ही। तुम मुंह दिखाई की रस्म करवाओ आराम से। मोहन की बात सुनकर सुधा दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म करवाने का फैसला कर लेती है और पड़ोस में सभी को बुलावा भेज देती है। थोड़ी देर में सभी पड़ोसने बहुओं को देखने के लिए आ जाती हैं। चलो भाई, देखते हैं नई बहुओं को। सुजाता पायल का घूंघट हटाती है। अरे वाह, अब समझ आया सुधा बहन, तुम मुंह दिखाई क्यों नहीं कराना चाहती थी। अरे तुम्हारी बहू तो बहुत खूबसूरत है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। ये कहकर सुजाता हंसने लगती है और पास में बैठी पड़ोसने भी हंसने लगती हैं। लेकिन जैसे ही सुजाता रागिनी का घूंघट हटाती है, अरे ये क्या ऐसी बहू ले आई तुम? कहाँ हमारा हीरो जैसा राघव और कहाँ ये बदसूरत बहू? सुधा बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुमने तो बिल्कुल भी बच्चों की जोड़ी नहीं मिलाई। अरे क्या समझकर तुमने ऐसी बहू चुनी है राघव के लिए? हमारे राघव में क्या कोई कमी है? जैसे ही सुजाता रागिनी के बारे में ये सब कहती है, इधर पड़ोसने भी रागिनी को देखने के लिए आगे आ जाती हैं और सभी लोग रागिनी को बदसूरत बदसूरत कहकर बातें बनाने लगती हैं। तभी पायल बोलती है, बस बहुत हो गया, आप लोगों की आधी से ज्यादा उम्र आ गई है, लेकिन आप अभी तक भी इसी खूबसूरत बदसूरत में खोए हुए हो। अरे सब भगवान ने बनाए हैं और दुनिया में दो ही तो रंग है, काला और गोरा। आप किसी इंसान के लिए इतना बुरा कैसे कह सकते हो? क्या रंग रूप शक्ल सूरत हमारे हाथ में है? पायल की बात सुनकर सभी औरतें कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। अरे बदसूरत को बदसूरत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चलो बहनों, हो गई मुंह दिखाई। उन्होंने तो हमें यहाँ बेइज्जती कराने के लिए बुलाया था, और उनकी बहू की कितनी लंबी जुबान है। सभी औरतें दोनों बहुओं की बुराई करके वहाँ से चली जाती हैं। इधर रागिनी मायूस हो जाती है, मगर पायल उसे फुल सपोर्ट करती है। रागिनी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, और सबसे बड़ी बात, जिसने तुम्हें चुना है वो तुम्हें दिल से प्यार करता है, तुम्हारे रंग रूप से नहीं। हाँ बेटा, पायल बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। रागिनी का मूड अच्छा करने के लिए मोहन कहता है, बेटा देखो, मैं तुम दोनों के लिए ये सोने की अंगूठी बनवा कर लाया हूँ, ओके? जरा पहन कर तो देखो, साइज ठीक है क्या? इधर सुधा भी दोनों बहुओं के लिए सुंदर सी साड़ी लेकर आ जाती है। इस तरह दोनों बहुओं की मुंह दिखाई हो जाती है। शाम के समय राघव और रोहित भी काम से वापस आ जाते हैं। पायल राघव को मुंह दिखाई में हुए सारे घटनाक्रम के बारे में बताती है। राघव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस रागिनी को समझाने लगता है। देखो रागिनी, तुमने वो कहावत सुनी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस तुम एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे मम्मी पापा की बात नहीं सुनते। राघव की बात सुनकर रागिनी हंसने लगती है और दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। थोड़ी देर में सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं।
और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगली सुबह होती है। बेटा नहा धोकर तैयार हो जाओ, हमारे खानदान में नई बहुएं पहली रसोई करती है और आज हम घर यानी कुल देवी देवताओं की पूजा करेंगे और शाम को फिर हमें गांव वाले मंदिर में जाना है। सुधा की बात सुनकर दोनों बहुएं नहा धोकर अच्छी अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हैं और उसके बाद रसोई में अपनी पहली रसोई के लिए आती हैं। दोनों पहले चूल्हे की पूजा करती हैं और फिर उसमें कढ़ाई चढ़ाकर मीठा बनाती हैं। मैं तो मीठे में खीर बनाऊंगी, मुझे खीर बहुत पसंद है और रोहित को भी। हाँ ठीक है, फिर मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। दोनों मिलकर अलग अलग तरह के पकवान बनाती हैं। पायल ने छोले भटूरे बनाए हैं और रागिनी ने सब्जी में मिक्स वेज सिंपल रोटी वगैरह बनाया है। पायल छोले टेस्ट करती है। हे भगवान, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक हो गया। मैंने इतने प्यार से सब्जी बनाई थी, इतने सारे भटूरे बनाए थे, अब इतने नमक में भटूरे कैसे खाए जाएंगे? पायल तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। रागिनी आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर छोले में डाल देती है। देखना, ये आटे की गोलियां छोले का एक्स्ट्रा नमक सोख लेंगी और आपको छोले एकदम डिलीशियस लगेंगे। थोड़ी देर के बाद पायल छोले टेस्ट करती है और अब नमक बिल्कुल परफेक्ट था। थैंक यू सो मच देवरानी जी, आपने मेरी पहली रसोई बर्बाद होने से बचा ली। दोनों आपस में मिलजुल कर खाना बनाती हैं और सबको खाना सर्व करती हैं। सभी घर वालों को खाना बहुत पसंद आता है। वो उन्हें पहली रसोई का नेक भी देते हैं और ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम हो जाती है। कहाँ रह गए ये दोनों? हमें मंदिर पर भी जाना है। देखो लाइट भाग गई, पूरे गांव में अंधेरा हो रहा है। इतने अंधेरे में हम मंदिर पर कैसे जाएंगे? इतने में रोहित और राघव आ जाते हैं। मम्मा थोड़ा लेट हो गए, चलो जल्दी चलो, जहाँ भी जाना है। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे नालायकों, तुमने ये प्रोजेक्ट अभी ही क्यों लिया? उसे बाद में भी तो कर सकते थे। भाई तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कोई क्या कहेगा तुम्हें? जरा भी ख्याल नहीं है, बहू भी क्या सोचेगी? पापा आप बाद में डांट लेना, मम्मी पहले से ही सुना रही हैं कि हम लेट हो गए मंदिर जाने के लिए। मम्मी अब आप चलो, पापा की बातों पर ध्यान मत दो। राघव की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और अब ये चारों पांचों मिलकर मंदिर जाते हैं। इस गांव में कभी तरक्की नहीं होगी, कभी भी आ जाओ, यहाँ लाइट का रोना बंद ही नहीं होता। दरअसल पूरे गांव में लाइट नहीं है, लेकिन तभी रागिनी का ध्यान एक बड़े से घर पर पड़ता है जिसमें बाहर एसी वाले पंखे के चलने की आवाज आ रही होती है। पानी का मोटर भी चल रहा है और वहाँ सारी लाइट्स भी ऑन है। ये किसका घर है? यहाँ पर तो लाइट है। ये सरपंच जी का घर है। भाई इनके यहाँ तो लाइट होगी ही। यहाँ तो इन्वर्टर, जनरेटर, हर चीज की सुविधा है। एक हम जैसे लोग हैं जो लाइट के आने का इंतजार करते हैं। ऐसे ही बातचीत करते हुए थोड़ी देर में मंदिर आ जाता है। सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। उसके बाद घर लौट आते हैं। पायल जल्दी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना तो मैं लगा दूंगी, लेकिन अंधेरे में आप लोग खाना कैसे खाओगे? ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। इतनी गर्मी में तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। अरे कुछ तो खा लो, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, तब बैठ जाना पंखे की हवा में। लाइट की वजह से सब लोगों को अंधेरे में ही बैठकर खाना खाना पड़ता है। सब अपने फोन की लाइट जलाकर रखते हैं, जिसकी वजह से मच्छर आ जाते हैं। ऐसे ही सभी लोग खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाती है, लेकिन जैसे ही सबकी आंख लगती है लाइट फिर चली जाती है। इतनी गर्मी में, एक तो गर्मी ऊपर से मच्छर, दोनों बहुएं पूरी रात सो नहीं पाती। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तीनों बाप बेटे अपने काम पर चले जाते हैं। घर में रह जाती हैं सास बहुएं। चलो भाई, घर का सारा काम खत्म हो गया, अब तो लाइट आ गई है, पंखा चलाकर आराम से लेटेंगे। वैसे भी रात को नींद नहीं आई। हाँ आप सही कह रही हैं, मुझे तो अब भी नींद आ रही है। बस कहीं अच्छी सी ठंडी जगह मिल जाए तो आराम से सो जाए। दोनों काम निपटाकर अपने कमरे में जाती हैं, लेकिन तभी लाइट फिर चली जाती है। तब ये बाहर आकर देखती हैं तो गांव की कुछ औरतें घर के सामने ही एक पेड़ के नीचे बैठी हैं। ये दोनों भी अपनी सास के साथ जाकर वहीं बैठ जाती हैं। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर ही है वो दूसरा गांव। वहाँ पर पूरे 18 घंटे लाइट आती है, रोहित के पापा बता रहे थे। हाँ चाची, एक हमारा गांव है जहाँ पर 4 घंटे भी लाइट एक साथ नहीं टिकती। इतनी गर्मी में तो ये गांव बिल्कुल नरक के बराबर लगता है। ये सुनकर रागिनी बहुत हैरान होती है। पर ऐसा क्यों है? क्या आप सभी लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? सरपंच जी को बताया नहीं? अरे बेटा, खूब कहा है सरपंच जी से। बल्कि एक बार तो सभी गांव वालों ने पैसे भी इकट्ठा करके सरपंच जी को दिए थे कि इस गांव में लाइट का संकट खत्म हो जाए, लेकिन हम तो पैसे देकर भी ठगे गए। पर किस बात के पैसे लिए? सरकार मुफ्त में बिजली तो देती है, बस जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका बिल आता है। पता नहीं भाई, हम सब ने तो पैसे दिए थे। गांव वाली औरतों की बात सुनकर रागिनी को कुछ शक होता है। जब पास वाले गांव में इतनी लाइट आ रही है
तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है? आखिर मुझे पता लगाना पड़ेगा। रागिनी इस बारे में पायल से बात करती है। अरे हमें कौन सा यहाँ पर पूरी उम्र बितानी है? जैसे ही राघव और रोहित का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा भाई हम तो शहर चले जाएंगे। ये गांव वाले अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे। नहीं, तुम बात को समझो। बेचारे गांव वाले सीधे साधे लोग हैं, उन्हें कोई बेवकूफ बना रहा है और हम दोनों इस बात का पता लगा सकते हैं। रागिनी पायल को समझाती है। पहले तो वो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। जैसे ही शाम होती है दोनों सरपंच के घर की तरफ निकल पड़ती हैं। देखो इन्वर्टर चल रहा है, एसी चल रहा है और ये देखो पानी की मोटर भी चल रही है। ये सब बिजली से होता है और जब सरपंच के घर पर है तो गांव वालों के घर पर बिजली क्यों नहीं है? है ना सोचने वाली बात। दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी उन्हें ट्रांसफार्मर के पास दो लोगों की बात करने की आवाज आती है। भाई मानना पड़ेगा सरपंच जी का, बहुत दिमाग चलता है इनका। देखो इतनी तनख्वाह भी मिलती है सरपंच होने के नाते और ऊपर से बिजली काट कर जो मोटा पैसा कमा रहे हैं वो अलग। रागिनी और पायल इन दोनों की बातें सुन लेती हैं। देखो ये बिजली काट कर बेचने की बात कर रहे हैं। तुम इन दोनों की वीडियो बनाओ और मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। दोनों बड़ी होशियारी से उन दोनों का वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लेती हैं और सीधे घर आ जाती हैं। रागिनी घर आकर क्षेत्र के डीएम को गांव में गैर कानूनी तरीके से बिजली काट कर बेचने की खबर के बारे में बताती है और वो वीडियो भी भेज देती है। अगली रात होते ही डीएम साहिबा अपने असिस्टेंट के साथ आकर सरपंच जी के घर पर छापा मार देती हैं। इस गांव का सरपंच कौन है? अरे डीएम साहिबा, आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बता दिया होता मैं खुद ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। मैडम वो सब तो ठीक है लेकिन तुम ये बताओ गांव में बिजली क्यों नहीं है? बिजली वो मैं दिखाता हूँ। हो गई होगी कहीं तारों में खराबी। क्या है ना कि आजकल बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा है मैडम, इस वजह से मैं लाइनमैन को कहकर चेक करवाता हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अच्छा, लाइनमैन को कहकर चेक करवा दोगे? आंधी तूफान में तार टूट गया होगा लेकिन तुम्हारे घर में कैसे बिजली आ रही है? ये सुनकर सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाता। इतने में डीएम का असिस्टेंट सरपंच को वो वीडियो दिखा देता है। आखिर ये तुम्हारा ही घर है ना, और ये तुम्हारे ही लोग हैं ना जो गांव की बिजली काट रहे हैं। एक तरफ डीएम सरपंच के घर पर छापा मारती हैं तो दूसरी तरफ रागिनी और पायल सभी गांव वालों को इकट्ठा करके सरपंच के घर ले आती हैं, ये बोलकर कि आज तो वो बिजली पर बात करके रहेगी, जबकि उन्हें पहले से ही पता था कि डीएम वहां आई हुई हैं। मैडम इनके घर पर तो 24 घंटे लाइट रहती है और ये वीडियो में क्या दिख रहा है? सच सच बताओ वरना ऐसे डंडे पड़ेंगे कि तुम खुद सब कुछ उगल दोगे। डीएम पुलिस की टीम को फोन लगाती हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। जैसे ही पुलिस डंडों से सरपंच को डराती है और उसके दोनों नौकरों को पकड़ कर लाती है तो वो घबराकर बोलने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें जैसे जैसे सरपंच साहब ने कहा हमने बस वैसा ही किया। ये हमें रोजाना लाइट काटने का हुक्म देते थे और हम लाइट काट देते थे। और उस लाइट को तुम कहाँ सप्लाई कर रहे हो? यहीं पास में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पर ये लाइट सप्लाई होती है। फैक्ट्री का मालिक इसके लिए सरपंच साहब को मोटी रकम देता है। डंडों के डर से राजू सब कुछ उगल देता है और सरपंच खड़ा खड़ा उसका मुंह देखता रह जाता है। इधर सरपंच की पोल खुलने पर गांव वाले भी भड़क जाते हैं। धर्मपाल, सब लोगों ने तुझे सरपंच इसलिए बनाया था कि तू थोड़ा होशियार है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, गांव के विकास का ध्यान रखेगा। लेकिन तूने तो गांव के सीधे साधे लोगों के विश्वास का नाजायज फायदा उठाया। सच में तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सीधे साधे गरीब लोगों से तुमने पैसे इकट्ठे करवाए, चंदा इकट्ठा करवाया, ये कहकर कि गांव में 10 घंटे लाइट आ जाएगी, जबकि सरकार की तरफ से तो गांव में 18 घंटे लाइट आती थी और तुम उसे ही बेचकर खा गए। ऊपर से गरीब लोगों का पैसा भी रख लिया। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सरपंच को लाठी डंडे जूते चप्पल से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी डीएम साहिबा उन्हें रोकती हैं। आप लोगों को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को सजा कानून खुद देता है। पुलिस सरपंच और उसके दोनों नौकरों को पकड़कर थाने ले जाती है। इधर डीएम साहिबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को गांव की पूरी लाइन ठीक करने का आदेश देती हैं। सरपंच के लोगों ने जो फैक्ट्री की तरफ सप्लाई वाला कनेक्शन बनाया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसे खत्म कर देते हैं। उसके बाद डीएम साहिबा फैक्ट्री के मालिक को भी गैर कानूनी तरीके से बिजली लेने के जुर्म में जुर्माना लगाती हैं और उसकी फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे देती हैं।
अब से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में सरकार की तरफ से 18 घंटे बिजली की सप्लाई है। कभी कभी तूफान, बारिश, आंधी की वजह से लाइट जा सकती, लेकिन इसके अलावा ज्यादा देर तक लाइट कभी नहीं जाएगी। और अगर कभी ऐसा होता है तो आप नजदीकी बिजली घर में संपर्क करना। डीएम साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमें गर्मी से राहत मिल जाएगी और गांव में लाइट भी रहेगी। आप लोगों को अगर किसी का धन्यवाद करना है तो अपनी बहू रागिनी का करिए। धन्य है आपका खानदान जो आपको इनके जैसी जागरूक बहू मिली है, इतनी समझदार। अगर आज ये हमारा साथ ना देती तो हम सरपंच के इस घोटाले से कभी पर्दा नहीं उठा पाते। सच में असली धन्यवाद की हकदार यही है। जब डीएम साहिबा रागिनी की तारीफ करती हैं तो गांव की औरतों को बहुत हैरानी होती है और साथ में शर्मिंदगी भी। बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुझे तेरी शक्ल सूरत के आधार पर जज किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पास तो आपसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। मैं तो खुद पढ़ी लिखी होकर गवारों वाली हरकतें कर बैठी। मुझे माफ कर दो। मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जो औरतें मुंह दिखाई के समय रागिनी को बदसूरत बोल रही थीं, आज वही उसकी तारीफ कर रही हैं। रागिनी ने काम ही इतना अच्छा किया है कि सभी औरतों का दिल जीत लिया है। सब अपने किए पर शर्मिंदा हो रही हैं और अब रागिनी को दिल से एक्सेप्ट करती हैं। तभी पायल कहती है, देखा आपने, जो काम ये रंगरूप वाले लोग नहीं कर पाए वो मेरी देवरानी ने कर दिखाया। तभी तो कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। रागिनी की तारीफ होता देख परिवार वालों का दिल भी बहुत खुश होता है और राघव को भी अपनी पसंद पर प्राउड होता है। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अब से गांव में पूरे 18 घंटे लाइट आती है। न किसी को गर्मी में रहना पड़ता है और ना ही अंधेरे में खाना खाना पड़ता है। भाई रागिनी की वजह से ये गांव शहर के जैसे तरक्की करने लग गया है। पहले आते थे तो गांव में 4 दिन बिताना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब तो मैं यहाँ पर पूरा साल भी रह सकता हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हो। वैसे भी घर तो रेनोवेट हो गया है, अब हम गांव में ही रहेंगे। रोहित की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं।